Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Saurabh, Durgesh, Vinod, Radhika, Ashik, Priyanka, Nidhi, Shikha, Varsha, Pallavi, Shilpi, Monish, Amarjit, Dheeraj, Sweetie, Kumar, Jagga, Amarjit, Krishna, Golu, Ritik, Sidhu, Deependra, Mohan, Sidhu, Manish, Ganesh, Soma, Deependra, Mohit, Akash, Jagga, Ankit. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी, तो भाई कल हम लोगों ने वेन डायग्राम टॉपिक फिनिश कर लिया था, ठीक है। उस टॉपिक में 3 टाइप्स होती हैं, तीनों ही टाइप्स हमने पढ़ ली। अब जो टाइप थर्ड है ना, उसका जो एक्सपेंशन है, वो बेटा जो एक्सपेंशन है ना, वो आप पढ़ोगे किसमें? मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको 3 ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, अगर आप 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो वो आप बेटा मैथ्स में देख लोगे। और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स में उस सेट थ्योरी से रिलेटेड, बट रीजनिंग के अकॉर्डिंग वो उतना सफिशिएंट है जो हमने कराया, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी सर, एक दिन पहले ही बता दिया करो कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त। एक दिन पहले ही आप पता कर लेते हो कि कल आप लंच और डिनर में क्या करने वाले हो, नहीं ना? तो मजा तो उसी का है ना जब आपको हाथों हाथ पता चले कि आज क्या बनाया है मम्मी आपने, है ना। अगर आपको एक दिन पहले से पता होगा तो फिर मजा नहीं आता, है ना। हाँ जी चलिए, तो भाई आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कैलेंडर। आज आप लोग कैलेंडर देखना सीखोगे बेटा। क्या देखना सीखोगे? कैलेंडर देखना सीखोगे आज आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, जो हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं वो आज हम फिर से देखेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम इस चैप्टर को एकदम प्रैक्टिकली फील करने वाले हैं। सर आज चलो नीरज में सही करवा देता हूँ क्लास नंबर, एक बार बोल देता हूँ। अभी बोल देता हूँ मैं आपके सामने। हाँ जी, तो ये जो कैलेंडर टॉपिक है बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में डेली, हम डेली कैलेंडर देखते हैं भैया। डेट तो हम डेली देखते हैं कि आज कौन सा दिन है, तारीख को कौन सा दिन था, है ना, हम कब पैदा हुए थे, फलाना डिकना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैलेंडर से रिलेटेड डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन लेकिन हमने कभी भी उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया। कैलेंडर हमने देखा जरूर है, बट कैलेंडर को हमने आज तक सीरियस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे एग्जाम का सिलेबस नहीं था आज तक, बट आज है। तो जब आज है तो हम कैलेंडर में कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो शायद आपने पहले कभी ध्यान नहीं दी हो, ठीक है। और बहुत ही मजेदार चैप्टर होगा ये आपके लिए। चलिए, तो ये बताओ सबसे पहले तो कि एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? सर एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये जो 2020 चल रही है, इस साल बेटा 365 नहीं 366 दिन है। तो कभी कभी साल में 366 दिन आ जाते हैं, वैसे हमेशा 365 दिन होता है, बट कभी कभी 366 दिन आ जाते हैं। अच्छा, जब 366 दिन आ जाते हैं तो उस ईयर को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। क्या बोलते हैं बेटा? जब 366 दिन आ जाते हैं तो उस ईयर को हम लीप वर्ष बोल देते हैं, उस ईयर को हम लीप वर्ष बोल देते हैं। और इसको हम अधिवर्ष भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको हम अधिवर्ष भी बोल देते हैं, लीप वर्ष या अधिवर्ष, ठीक है मेरे भाई। लीप ईयर या लीप ईयर, इंग्लिश में लीप ईयर, हिंदी में लीप वर्ष और अधिवर्ष बोल देते हैं जब 366 दिन आते हैं। वरना हम 365 वाली वर्ष को बोलते हैं नॉर्मल ईयर, हिंदी में हम इसको कहते हैं साधारण वर्ष। बेटा मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ।
जो चीज मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो चीज आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है? क्योंकि ये चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लिखेंगे ना। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मेरे साथ साथ ही समझते जाओ, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम्म। तो नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, उसमें होते हैं 365 दिन। लीप ईयर, अधिवर्ष, उसमें होते हैं 366 दिन। अच्छा, ये जो एक दिन हमारा बढ़ाया जाता है, क्या ये किसी पर्टिकुलर फिक्स मंथ में बढ़ाते हैं? हाँ सर। हर साल जो हमारी फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन जिस साल 366 दिन होते हैं उस साल जो फरवरी होती है हमारी, वो 28 की जगह 29 दिन की होती है। तो लीप ईयर में फरवरी होती है 29 डेज की। लीप ईयर में जो फरवरी होती है 29 डेज की, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अब बात यह है सर कि हम किसी भी ईयर को देख के कैसे पहचानते हैं कि वो एक लीप वर्ष है कि नहीं है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, वो आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, या फिर वो आपसे पूछेगा बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष है जो बाकी सबसे अलग है। तो बेसिक क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में, हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर। लीप ईयर को कैसे पहचाने, लीप वर्ष को कैसे पहचाने, लीप वर्ष को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, कैसे पहचाने। और बेटा लीप ईयर को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, ये बात आपको बचपन से पता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ लिखते जाओ। पहला एग्जाम्पल लिखो बेटा 2020। ये जो 2020 चल रही है, इज इट लीप ईयर और नॉट, क्या ये लीप वर्ष है? यहाँ सर बिल्कुल लीप वर्ष है। इस साल फरवरी 29 दिन की आई थी। तो हमने आज तक सुना है सर, अगर हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करें, अगर हम किसी भी ईयर को 4 से भाग दें और 4 से भाग देने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि अगर कोई भी वर्ष 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर कोई भी ईयर 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो वर्ष एक लीप वर्ष कहलाती है। कोई भी वर्ष अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है, अगर कोई भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाती है। अच्छा, जब हम 4 से भाग देते हैं ना बेटा, तो हमें 4 से भाग पूरे नंबर में देने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट्स। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो डेफिनेटली नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डेफिनेटली नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो बेटा 20 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए 2020 एक लीप वर्ष है। लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वर्ष में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, ना कि 28। ठीक है, अब मैं कुछ ईयर्स आपके सामने लिखूंगा, बस आपको बताना है। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ लिखते जाओ। जो लीप ईयर हो उसके आगे टिक कर दो, जो नहीं है उसके आगे क्रॉस कर देना। बस, जो लीप ईयर हो उसके आगे टिक, जो नहीं है उसके आगे क्रॉस कर देना। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन से वर्ष हैं जो हमारे लीप ईयर हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ष हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की है। ठीक है, जिसमें फरवरी 29 दिन की, मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा। हम्म, ये बताओ 1992, क्या 1992 में अगर हम 4 से भाग दें तो क्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा? डेफिनेटली जाएगा सर, इसीलिए 1992 भी एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी 29 दिन की है। क्या 82 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसीलिए ये एक साधारण वर्ष और फरवरी 28 दिन की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1800 और 2000, बेटा ये जो 1800 और 2000 है ना, दीज आर सेंचुरी ईयर, इनको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं बेटा शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स। इनको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष, हिंदी में कहते हैं इनको शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सी होती है बेटा? जिसके पीछे 2 जीरो लगे होते हैं,
दो जीरो कम से कम होते हैं वो शताब्दी वर्ष होती हैं। 1800, 1900, 2000, 1700, 1500, 1600, 1200, 1100, 900, 800, तो जिसके पीछे कम से कम दो जीरो हो वो शताब्दी वर्ष कहलाती हैं। और कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप सेंचुरी ईयर, एक लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं, ये कैसे पता चलता है हमें? क्या अभी भी हम 4 से भाग देंगे? हाँ जी बेटा, क्या सेंचुरी ईयर, अगर लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं है, क्या अभी भी हम 4 का भाग करेंगे लीप शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए? अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, यहां पर हम 4 से भाग नहीं कर सकते शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए कि वो लीप शताब्दी वर्ष है कि नहीं है। अब हमें भाग करना होगा बेटा 400 से। अगर 400 से भाग देने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर शताब्दी वर्ष हमारी एक लीप शताब्दी वर्ष होगी। और बेटा 1800 में 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए 1800 बेटा एक साधारण वर्ष है। और 1800 में जो फरवरी आई थी वो 28 दिन की थी। 2000 में बेटा पूरा पूरा 400 से भाग चला जाएगा, इसीलिए 2000 एक लीप वर्ष थी। 2000 में जो फरवरी थी बेटा वो 29 दिन की थी। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब ये है जब भी शताब्दी वर्ष आए वहां पर हम 4 से नहीं 400 से भाग करके पता लगाएंगे। हमेशा हम 4 से भाग करते हैं लीप ईयर को पहचानने के लिए, लेकिन जब जब शताब्दी वर्ष आएगा वहां पे हमें 400 से भाग करना पड़ेगा लीप ईयर को पहचानने के लिए। बेटा 1662 में तो हम 4 से भाग करेंगे, 62 में 4 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 1662। ठीक है, 1662 भी एक साधारण वर्ष है। और इसमें जो फरवरी थी बेटा वो 28 दिन की थी। इसमें जो फरवरी थी बेटा वो 28 दिन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है लीप ईयर को पहचानने का। लीप ईयर को कैसे पहचाने बेटा? या तो हम 4 से भाग करेंगे या फिर हम 400 से, लीप ईयर को पहचानने के लिए। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, ये चीज हमने अभी सीखी। हालांकि ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, तो फिर मैं आपको मौका नहीं दूंगा। हाँ बेटा 1662 भी एक नॉर्मल ईयर है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है 1800। चलिए, तो इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं, विषम छाटिए, विषम छाटिए, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट 1882, 1992, 1800, 1900। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छाटिए, है ना। हमें बताना है कि इन चारों में से विषम क्या है, ऑड क्या है, सबसे अलग क्या है। ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छाट। तो मेरे दोस्त, अगर हम लीप ईयर को चेक करें तो 1882 एक लीप ईयर नहीं है। 92 में 4 से भाग जाएगा, 92 एक लीप ईयर है। 92 में फरवरी 29 दिन की है, जबकि 1882 में फरवरी 28 दिन की थी। ठीक है, अच्छा 1800 एक शताब्दी वर्ष है बेटा, यहाँ पे 400 से भाग नहीं जाएगा, तो यानी कि ये भी एक साधारण वर्ष है। 1900 में 400 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। तो कहने का मतलब है 1992 इन सबसे अलग है, क्योंकि 92 इज अ लीप ईयर, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है, बाकी सभी एक साधारण वर्ष है। बाकी सभी की सभी एक साधारण वर्ष है, सिर्फ एक 92 ऐसा है जो कि लीप ईयर है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए साहब, अब मैं आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। ये तो हुई सिलेबस के अकॉर्डिंग बात। अब हम थोड़ा सा ना सिलेबस से हट के बात करते हैं, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा है जो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है। तो अब हम कुछ अपने सिलेबस से हट के प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये सब कुछ प्रैक्टिकल ही है,
तो अभी जो हमने पढ़ा लीप ईयर को कैसे पहचाने बेटा, ये इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट था जो सिलेबस में है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें पूछूंगा जो हालांकि एग्जाम में नहीं आएंगी, बट उनको सुनना हमें जरूरी है। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है? पहली बात कि सर हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ाया जाता है? चलो ये छोड़ो, अब ये बताओ कि हमने आज तक क्या सुना है बचपन से कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद आता है। भाई यही तो सुना है, जैसे 2004 एक लीप ईयर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2008 में, 12 में, 16 में, 20 में, 24 में। तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हमने आज तक यही सुना था। लेकिन बेटा आपने गलत सुना था, ठीक है ना? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, वैसे आपने गलत सुना था। पूछो क्यों? देखो, 1896 इज इट लीप ईयर और नॉट? 1896 इज इट लीप ईयर और नॉट? सर 96 डेफिनेटली लीप ईयर, 4 से कंप्लीटली डिवाइड है ना? इसके ठीक 4 साल बाद कौन सा वर्ष आया? सर इसके ठीक 4 साल बाद आया 1900, 1900। क्या 1900 एक लीप वर्ष है? इज इट लीप ईयर? सर ये इसमें 400 से भाग नहीं जा सकता। इसके ठीक 4 साल बाद आया 1904। 1904 इज अ लीप ईयर, डेफिनेटली 1904, 1904 डेफिनेटली इज अ लीप ईयर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बेटा 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का गैप आ गया? कितने साल का गैप आ गया 2 लीप ईयर के बीच में? सर 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर आ गया, 8 इयर्स गैप, 8 इयर्स गैप। तो जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही गैप होता है। कभी कभी 2 लीप ईयर्स के बीच में 8 इयर्स का भी गैप आ सकता है, 8 साल का भी अंतर आ सकता है, ठीक है? हालांकि इस बात पे हमने कभी प्रैक्टिकली ध्यान नहीं दिया था, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है? हाँ जी, ऐसा तब होता है जब बीच में वो ईयर आ जाए जो लीप ईयर ना हो, तब ऐसा होगा कि 2 लीप ईयर के बीच में 8 इयर्स का गैप आ जाएगा 4 के बजाय। चलिए, आपने पहली बार सुना है, ध्यान पहली बार दिया, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है? चलिए साहब, इतना नहीं जानते थे, अब जान लो। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आपको ये पता चला आज, ठीक है, जिसमें हमने आज पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, आज हमने ध्यान दिया कि 4 इयर्स के गैप की जगह, 4 इयर्स के गैप की जगह कभी कभी 8 इयर्स का गैप भी आ जाता है। चलो, अब मेरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए। ये बताओ मुझे कि जब कैलेंडर का पहला साल बीता तो 365 दिन थे, फिर जब दूसरी साल आई तब भी 365 दिन थे, तीसरी साल आई तब भी 365 दिन थे। भैया जब कैलेंडर का पहला साल बीता तो 365 दिन थे, दूसरी साल में भी 365 दिन थे। कैलेंडर की ये फर्स्ट ईयर है, कैलेंडर का फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर है कैलेंडर का, और फिर जब कैलेंडर का तीसरा साल बीता, थर्ड ईयर, तब भी 365 दिन थे साल में। लेकिन जैसे ही कैलेंडर का चौथा वर्ष आया, फोर्थ ईयर, उसमें 366 दिन हो गए। ऐसा क्यों हो गया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये साल में दिन डिसाइड होते हैं, और जो पृथ्वी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है उसके अकॉर्डिंग बेटा दिन और रात होते हैं, ठीक है? तो बात यह है सर कुछ ऐसी कि बाकी तो सर ये सब कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंडेंट है, बट रीजनिंग के हिसाब से मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे सकता हूँ कि एक साल में बेटा 365 दिन नहीं होते, 365 दिन 6 घंटे अप्रोक्स होते हैं, 6 घंटे अप्रोक्स होते हैं। तो हम करते क्या है, हम 365 दिन को रख लेते हैं, 6 घंटे को भूल जाते हैं, हम इसको निकाल देते हैं, तू रुक जा, तू बाद में आना। फिर हुआ क्या, जैसे ही बेटा दूसरा साल बीता तो दूसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे आ गए। फिर हमने क्या किया, इन 6 घंटों को साइड में कर दिया। फिर तीसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे आ गए, फिर हमने इन 6 घंटों को साइड में कर दिया। फिर चौथी साल में भी 365 दिन 6 घंटे आ गए। फिर जैसे ही हमने ये 6 घंटे साइड में करने की कोशिश की तो पुराने 6 घंटे चले आ रहे थे, और वो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 घंटे जैसे ही हमने उसको साइड किया वो पूरे एक दिन में कन्वर्ट हो गए। और फिर हमारी मजबूरी हो गई कि हमें उस एक दिन को इस दिन में जोड़ना ही पड़ा। तो इसीलिए हम 365 की जगह 366 दिन इसको कंसीडर करने लगे, इस वर्ष को, चौथे वर्ष को। तो जो कैलेंडर का चौथा वर्ष था वो 366 दिन में तब्दील हो गया। फिर हर चौथा वर्ष 366 दिन में तब्दील, फिर 8वां, फिर 12वां, फिर 16वां, फिर 20वां, फिर 24वां, इस तरीके से। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये कहानी तो बच्चा बच्चा जानता है। असली कहानी ये है
अगर सर हर साल 6-6 घंटे चलते चले आ रहे थे, तो 1896 से 1900 में जो 6-6 घंटे चलते चले आ रहे थे, वो कहाँ चले गए? 1900 में वो दिन क्यों नहीं बढ़ा? जब हर साल 6-6 घंटे बढ़ते चले आ रहे हैं, तो फिर 1900 में जाके वो दिन क्यों नहीं बढ़ाया गया? असली कहानी यहाँ पर अटकती है। ये है हमें जानना है अलग से। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहली बात तो बेटा, एक साल में 365 दिन 6 घंटे नहीं होते हैं। 5 घंटे 42 मिनट 46 सेकंड, मतलब 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं। 5 घंटे कुछ मिनट, एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होते, 5 घंटे समथिंग मिनट होते हैं। 42 मिनट कह लो, कुछ भी कह लो, 5 घंटे समथिंग मिनट। तो अब ये जो 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट, तो बेटा ये चारों वैल्यूज ऐड होकर ना 24 घंटे नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं 23 घंटे कुछ मिनट, 23 घंटे कुछ मिनट। यानी कि ये 24 घंटे में कुछ मिनट्स की कमी होती है, लेकिन हम चौथे वर्ष में उस कमी को इग्नोर कर देते हैं और हम पूरे 366 दिन मान लेते हैं। फिर 8वें वर्ष में भी वो कमी हमने इग्नोर कर दी और हमने 366 दिन मान लिए। फिर 12 में भी हमने कमी इग्नोर करी। ऐसे करते 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 हम 96 वर्ष तक पहुंचे और 96 वर्ष में भी हमने वो कमी इग्नोर की और हमने 366 दिन माने। लेकिन जैसे ही हम 100वीं वर्ष पे पहुंचे, तो जो पीछे से कमी चलती चली आ रही थी, जैसे ही हमने 100वीं वर्ष में वो कमी इग्नोर की, उसने पूरे 24 घंटे की कमी कर दी। यानी कि जो मिनट्स की कमी हर चौथे वर्ष में हो रही थी, वो पूरे 100वीं वर्ष में जाकर पूरे 24 घंटे की कमी कर देता है। इसीलिए पहली जो शताब्दी थी 100वीं वर्ष, वो एक लीप शताब्दी नहीं थी और वहां पे दिन नहीं बढ़ाया गया। तो ये सब कुछ बेटा अर्थ की रोटेशन का खेल है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। और फिर वो जो शताब्दी लीप हुई, वो ठीक 400 साल बाद हुई जाके लीप। तो ये सब कुछ अर्थ की रोटेशन का खेल है। लेकिन आप प्रैक्टिकली और रफली एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मजा आ गया अल्टीमेट। कभी सोचा था कैलेंडर की शुरुआत ऐसे होगी? है 100 इज नॉट अ लीप ईयर। 100वीं वर्ष बेटा लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। तो जो पहली 100वीं वर्ष थी, उसमें वो दिन बढ़ाया नहीं गया था, घटा दिया गया, 24 घंटे की कमी कर दी। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। चलिए, तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ अभी एक ही कंसेप्ट सीखा, और उस कंसेप्ट का क्या नाम है? उस कंसेप्ट का नाम है कि कैसे पहचाने किस वर्ष को देखकर कि वो एक लीप वर्ष है या नहीं है। चलो, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में, सॉरी, अब हम चलते हैं इस चैप्टर में किस पर? दूसरे कंसेप्ट पर। और जो सेकंड कंसेप्ट है बेटा, वो ये है कि हमें ये पता लगाना होगा कि कितने वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष आते हैं। मतलब कितने वर्ष के अंतराल में कितने लीप वर्ष बीत चुके हैं, ये पता लगाएंगे हम। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना बेटा? नंबर ऑफ लीप ईयर्स। कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स को निकालना सीखेंगे। मुझे ये बताओ, जब कैलेंडर का पहले 5 साल बीते, कैलेंडर के पहले 5 साल जब कैलेंडर के बीत चुके थे, तो पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए थे? सिर्फ एक ही लीप ईयर आया था, दैट इज 4th ईयर। जो चौथा वर्ष था बेटा, वही एक लीप ईयर था। जब कैलेंडर के पहले 5 साल बीते, तो सिर्फ एक ही लीप ईयर था, दैट इज 4th ईयर। जब कैलेंडर के पहले 10 साल बीत चुके थे, ये शुरुआत के 10 साल है बेटा, जब कैलेंडर हमारा बना था, तो कितने लीप ईयर आए थे? 2 लीप ईयर आए थे, एक तो चौथा वर्ष और एक 8वां वर्ष। ये 2 लीप ईयर आए थे। जब कैलेंडर के पहले 15 साल बीते थे बेटा, तो कितने लीप ईयर आए थे? तो सर 3 लीप ईयर आए थे। चौथा वर्ष आया था, 8वां वर्ष आया था और 12वां वर्ष आया था। तो 3 लीप ईयर आए थे। ठीक है, हाँ जी। लेकिन बात यह है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर है, तो आप डेफिनेटली 2 आंसर दोगे। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर 2 ईयर दिए गए हैं, जैसे 2003 से लेकर 2013 के बीच में कुल कितने लीप वर्ष हैं, इन दोनों के बीच में कुल कितने लीप वर्ष हैं, तो बेटा अगर यहां पर हम ईयर्स का डिफरेंस निकालें, अगर हम
यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस निकाले हैं तो बेटा यहाँ पे ईयर का डिफरेंस कितना है, 3 और 13 में 10 साल का ही अंतर है। तो यहाँ पर आप 10 साल में 2 लीप ईयर नहीं बता सकते हो, यहाँ पर आप 10 साल में 2 लीप ईयर नहीं बता सकते हो। यहाँ पर हमें एक्चुअल में काउंट करना पड़ेगा कि 2003 से लेकर 13 तक कितने लीप ईयर। काउंट करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि जो छोटा वर्ष है उसको लिखो 3। क्या ये एक लीप वर्ष है? नहीं। 3 के बाद क्या आया? 4। क्या ये एक लीप वर्ष है? यस। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 16। लेकिन 16 बेटा इससे बाहर हो गया, यानी कि 3 और 13 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। तो बेटा हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे? 3 आंसर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा 2005 से 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है? 2005 से 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछूं 2005 से 2015 के बीच में कुल कितने लीप ईयर है तो आपका आंसर क्या होगा? सर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 5 और 15 का तो 10 साल का अंतर निकलता है। अब अगर हम 10 साल के अंतर में बात करें तो बेटा सबसे छोटा वर्ष क्या है? 5। 5 तो लीप ईयर नहीं है। 5 के बाद 6, 6 भी नहीं है। 6 के बाद 7 भी नहीं है। तो पहला जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2008। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा 8, 12, लेकिन 16 बेटा बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ कितने लीप ईयर है? 2 लीप ईयर है। तो यहाँ पर सर हमको समझ नहीं आया, कभी तो 10 साल में आप 3 लीप ईयर कर देते हो, कभी 10 साल में 2 लीप ईयर कर देते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाओ। तो मेरे भाई अब मैं आपको प्रैक्टिकल मीनिंग बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो हमसे एग्जाम में पूछे कि 10 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं तो हम हमेशा 2 ही आंसर देंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है ये कैलेंडर के पहले 10 साल की बात कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हमें 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन है और उनके बीच में पूछे कि कितने लीप वर्ष हैं तो हम वहां पर इंडिविजुअल काउंटिंग करके ही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर 2 भी आंसर आ सकता है और 3 भी आंसर आ सकता है। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। लेकिन सर ये पता कैसे चलता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर्स के बारे में? कैसे हम पता लगाएं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कुल कितने लीप वर्ष हैं? ये चीजें हम कहां से पता लगाएं? है? तो मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है। आप पर्टिकुलर ईयर को 4 से भाग दो, आप किसी भी वर्ष को 4 से भाग दो। 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। 4 से जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है। 4 से जितने टाइम्स डिवाइड होगा, आप 4 से डिवाइड करो, 4 से जितने टाइम्स डिवाइड होगा उतने ही लीप ईयर होंगे। बेटा 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 1, तो 1 लीप ईयर। 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 2, 2 लीप ईयर। 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 3, 3 लीप ईयर। लेकिन बेटा ये जो 4 से डिवाइड का कंसेप्ट है ना, ये काम यहां पर करता है, यहां पर ये कंसेप्ट काम नहीं करता, यहां पर ये कंसेप्ट काम नहीं करता। यहां पर हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, यहां पर हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होगी। यहां पर हम 4 से डिवाइड नहीं दे सकते। अगर आप 4 से डिवाइड दोगे तो आपका आंसर 2 निकलेगा, जबकि गलत है, आंसर तो 3 है। तो समझे? तो पर्टिकुलर ईयर गिवन है तो इंडिविजुअल काउंटिंग, वरना 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, वरना 4 से डिवाइड कर लो। चलिए, तो साहब लिखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन तो बेटा वो था फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते? एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते? ठीक है। चलिए साहब, तो बेटा शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर्स, 100 साल। शताब्दी का मतलब होता है 100 ईयर, 100 साल। और अभी मैंने आपको बताया अगर हमसे पूछा जाए 100 साल में कितने लीप ईयर,
तो हम 4 से भाग देंगे, 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर। 4 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 25 टाइम्स। तो इसमें कितने लीप ईयर आने चाहिए? 25 लीप ईयर आने चाहिए। अब यही ब्रेक लगा दो बेटा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है ना। 25 लीप ईयर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, बट तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। होगा, तुम तो बहुत कुछ चाहते हो। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बेटा। आपको पता है इन 100 साल में 25 जो लीप ईयर काउंट हुए वो कौन से लीप ईयर काउंट हुए? पहला काउंट हुआ चौथा वर्ष, दूसरा 8वां, तीसरा 12वां, डॉट 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 डॉट, फिर 96 और फिर 100वां। ये है टोटल 25। 1 2 3 डॉट 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 24 25, ये टोटल 25 लीप ईयर है 100 वर्ष में, पहले 100 वर्ष में, पहली शताब्दी में। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसेप्ट सीखा था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। कैसे पहचाने किसी भी वर्ष को कि वो लीप वर्ष है कि नहीं। तो बेटा ये जो 100वीं वर्ष है, ये जो पहली शताब्दी है, इज इट लीप ईयर? क्या इसमें 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन ये 25 में काउंट हो रही है, बट एक्चुअल में ये लीप ईयर है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको घटाना पड़ेगा। यानी कि पहले 100 वर्ष में सिर्फ 24 लीप ईयर ही आए थे, ना कि 25। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ फर्स्ट सेंचुरी? ओनली 24। 24, सिर्फ 24 लीप वर्ष थे, ना कि 25। ठीक है मेरे भाई। हम्म। अब आप इसी बात पर ये बता दो बेटा, ये तो आपको पता चल गया। अब आप यहां लिखो नीचे, 200 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर थे, 300 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर थे, और 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर थे। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स यहां पे लिख दो जल्दी से। टोटल लीप ईयर्स लिखते जाओ। कुल 200 वर्षों में कितने थे, 300 में कितने थे, 400 में कितने थे। देखो 200 को अगर हम 4 से भाग दें तो बेटा भाग कितनी बार जाएगा? 200 को 4 से भाग दें तो भाग जाएगा 50 बार। लेकिन हम जानते हैं कि 200 वर्ष में ना 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष, ये 2 शताब्दी वर्ष हैं जो इन 50 में ऐड हो गई, इसलिए इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? 48, 48। अगर हम 300 को 4 से भाग दें तो भाग जाएगा 75 बार, 75। लेकिन हम जानते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 एक्स्ट्रा सेंचुरी हैं जो इसमें ऐड होगी, और आंसर आएगा 72 टाइम्स। अगर हम 400 को भाग दें तो भाग जाएगा 100 बार। लेकिन 400 में बेटा पहली, दूसरी और तीसरी है। लेकिन चौथी जो वर्ष है, चौथी जो सेंचुरी है 400, इसमें 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये तो एक लीप ईयर, तो -3 ही होगा और आंसर आएगा 97। आंसर आएगा 97। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। I think initially you said how many leap years are there in a century? Answer not first century. Please correct me if I am wrong. Okay. देखो अगर क्वेश्चन पूछा है बेटा हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी, इट मींस बाय डिफॉल्ट हम इसको फर्स्ट सेंचुरी कंसीडर करेंगे। वरना ये क्वेश्चन फिर ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि कम से कम कितने लीप वर्ष होते हैं शताब्दी में, तो आंसर आएगा 24। ठीक है। हाँ जी। अगर वहां पे ऑप्शन होगा इधर 24 और 25, तो आप इधर 24 और 25 आंसर देंगे। ठीक है। हाँ जी। बेसिकली ये फर्स्ट सेंचुरी की बात हुई थी, जो सेंचुरी हमने बोला था। अब आप लोग एक काम करो बेटा, ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, एक टेबल बनाओ बेटा। एक साइड लिखो ईयर्स और एक साइड लिखो लीप ईयर्स। ठीक है। लिखो बेटा 100, 200, 300, 400। तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग है ये कैलेंडर के पहले 100 साल, पहले 200, पहले 300, पहले 400। पहले 200 साल में कितने लीप ईयर? 24। पहले 200 साल में कितने लीप ईयर? 48। पहले 300 साल में कितने? 72। और पहले 400 साल में कितने लीप ईयर? 97 लीप ईयर। ये
टेबल बेटा फिर से रिपीट, टेबल फिर से बना लो। 100, 200, 300, 400, 24, 44, सॉरी 24, 48, 72, 97। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष हैं, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन फर्स्ट सेंचुरी, तो योर आंसर विल बी 24। क्वेश्चन आए, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन सेकंड सेंचुरी, तो बेटा दूसरी शताब्दी का मतलब है 101 से लेकर 200 तक, तो बेटा उसमें भी 24 थे। जो पहली शताब्दी थी ना बेटा वो 1 से लेकर 100 तक थी, जो दूसरी शताब्दी थी वो 101 से लेकर 200 तक थी, जो तीसरी शताब्दी थी बेटा वो 201 से लेकर 300 तक थी, और जो चौथी शताब्दी थी ना बेटा वो 301 से लेकर 400 तक थी। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो अगर आपसे पूछे सेकंड सेंचुरी, तो सेकंड सेंचुरी हम सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन थर्ड सेंचुरी, अगर हम पूछेंगे तीसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष है, तो बेटा तीसरी शताब्दी में भी 24 लीप ईयर थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन फोर्थ सेंचुरी, चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष है, तो चौथी के लिए आप आंसर दोगे 25, क्योंकि जो चौथी सेंचुरी है वो ये है। ठीक है? हाँ जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप डिफरेंस समझ गए होंगे, 100, 200, 300, 400 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंचुरी में क्या अंतर है ना? 100, 200, 300, 400 और पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी में अंतर क्या है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो आप 97 आंसर दोगे। पूछे चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष, तो आप सिर्फ 25 आंसर दोगे। ठीक है? हम जल्दबाजी में चौथी शताब्दी में 97 लीप वर्ष बता देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये वाली इमेज होती है। तो दो कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा लीप ईयर को पहचानने वाला, दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा कि कितने वर्ष में, दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। ये दो कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए और बहुत अच्छे से समझ लिए। ठीक, चलो अब इसी बात पे क्वेश्चन का आंसर दे दो। दो क्वेश्चन ही किया अभी तक तो हमने, अब लिखो तीसरा क्वेश्चन, इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने किया था फाइंड ऑड वन आउट, दूसरा क्वेश्चन हमने किया था हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी कर लेना उसको, और तीसरा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। लिखो, हाउ मेनी टाइम्स 29th date, how many times 29th date comes in 400 years। हिंदी में लिखो बेटा, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। हाँ जी, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना 97, बेटा वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़कू, इतनी जोर से चिल्लाए कुकड़कू के मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए। जो आंसर दे रहे हैं ना 97, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़कू। अरे मेरे लाल, जो तुम आंसर दे रहे हो ना 29, 97, मुझे एक बात बताओ, 29 तारीख बेटा क्या सिर्फ फरवरी के महीने में आती है? क्या 29 तारीख जनवरी में नहीं आती, मार्च में नहीं आती, अप्रैल में नहीं आती, मई में नहीं आती? अबे 29 तारीख हर महीने में आती है। क्या मैंने ये थोड़ी पूछा है कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी? है, क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb comes in 400 years, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है?
400 वर्षों में 29 फरवरी, अब हंसने से कुछ नहीं होगा बेटा, पछताने से कुछ नहीं होगा। बताओ, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, ये बताओ। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो बेटा 400 वर्षों में 29 फरवरी उतनी बार आएगी जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होते हैं, और 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 97, जो आप पहले क्वेश्चन का आंसर समझ रहे थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हमसे पूछ क्या रहे हैं और हम आंसर क्या दे रहे हैं। 400 वर्षों में 29 फरवरी उतने ही होंगे 400 वर्षों में जितने लीप ईयर हैं, और लीप ईयर कितने थे? 97। तो 400 वर्षों में 97 29 फरवरी है। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक साल में 12 महीने होते हैं, सबको पता है 12 महीने होते हैं। फरवरी को हटा दो, कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। भैया एक साल में 12 महीने होते हैं, फरवरी को हटा दो, 11 महीने बचे। हर महीने में 29 तारीख आती है, तो एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आएगी ही आएगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। बताओ, एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। क्या तुम रोक लोगे? 11 बार से कमाने पे नहीं रोक पाओगे ना। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख है बेटा, तो पूरे 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी बताना? 11 इंटू 400 यानी कि 4400 बार। तो 29 तारीख आनी ही आनी है, 4400 बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है 400 साल में। लेकिन हमने इन 400 साल में एक भी फरवरी ऐड नहीं किया 29 तारीख वाला, और हमें पता है 400 साल में कितने फरवरी हैं? 29 तारीख के 97, तो वो और जोड़ दो इसमें, तो आंसर आ गया 4497। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 4497 बार। ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 4497। एक साल में फरवरी हटा दोगे, 11 महीने बचेंगे, और हर महीने में 29 तारीख आती है, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी। तो 400 साल में 11 इंटू 400 4400 बार आएगी 29 तारीख। लेकिन इन 400 साल में हमने एक भी फरवरी 29 तारीख का जोड़ा नहीं। तो बेटा इन 400 साल में कितने फरवरी थे जो 29 तारीख के थे? जितने लीप वर्ष है, कितने लीप वर्ष थे? 97। तो 97 और ऐड कर दो इसमें, बस 4497। तो मेरे भाई हमने इस चैप्टर में दो चीजें सीखी। हमने इस चैप्टर में दो चीजें सीखी। पहली चीज लीप ईयर की पहचानना, दूसरी चीज टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करना कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आ गए। और हमने जो टोटल कैलकुलेट किए बेटा वो 400 साल तक किए, बस 400 से ऊपर हम नहीं बढ़े। हमने 100 में 200 300 और 400, उसी की जरूरत है इस पूरे चैप्टर में, और इससे ऊपर जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, सिर्फ हमें उसी की जरूरत है। पहले 100 साल में कितने? 200 में 300 में 400 में, उसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है इस चैप्टर में बेटा, ऑड डेज। बेटा हम कहीं भी रट्टाफिकेशन का काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं रटवाएंगे, सारी चीजें ना एकदम चलेंगी कंसेप्ट के साथ। विषम दिन लिखो बेटा, विषम दिन ऑड डेज, विषम दिन ऑड डेज, ये होते क्या है? लिखो, इसके अंदर लिखो बेटा, विषम दिन ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। एक भाई साहब कह रहे हैं 97 कहां से आया? इनको आप मारोगे या मैं मारूं? एक भाई साहब कह रहे हैं कि ये 400 साल में 97 फरवरी 29 की है, ये कहां से आया? इनको आप मारोगे या मैं मारूं? है बेटा अभी अभी क्लास ज्वाइन है, तो फालतू क्वेश्चन मत पूछ। मैं मारूंगा मतलब।
चलो आप लोग ही मार लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ऑड डेज के अंदर लिखो द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। हाँ जी, बताओ। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल। अब आप मुझे बताओ अगर ये 7 का शेषफल है ऑड डेज, तो जो ऑड डेज हैं विषम दिन है। बेटा ये विषम दिन ये नहीं 1 3 5 7, ये वो वाला विषम नहीं है। सोचो तुम 1 3 5 7 ना, ये जो ऑड डेज हैं, ये जो विषम दिन है, ये 7 का शेषफल है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या 7 का शेषफल कभी भी पॉइंट्स में निकल सकता है? क्या रिमाइंडर कभी पॉइंट्स में आता है? नहीं। तो इसका मतलब रिमाइंडर कभी नेगेटिव आता है? नहीं। ना तो रिमाइंडर नेगेटिव आता, ना रिमाइंडर पॉइंट्स में आता। यानी कि ऑड डेज की वैल्यू ना तो कभी पॉइंट्स में हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती। अच्छा, क्योंकि ये 7 का रिमाइंडर है और 7 का रिमाइंडर बेटा कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं आ सकता। भाई किसी भी नंबर का शेषफल हमेशा उस नंबर से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं 7 के, ये बताओ सर। 7 का रिमाइंडर 0 हो सकता है अगर पूरा पूरा भाग चला गया। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। लेकिन 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेटा 7 का रिमाइंडर सिर्फ 0 to 6 हो सकते हैं। तो यही हमारे ऑड डेज होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, बस। इसके अलावा कुछ भी ऑड डेज नहीं है। ठीक है, ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 0 to 6 ही होगी, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 7। एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर 7 का ही क्यों, 6 का रिमाइंडर क्यों नहीं लिया, 5 का रिमाइंडर क्यों नहीं लिया? देखो मेरे भाई, जो कैलेंडर जब बनाया गया तो कैलेंडर में पहला दिन था। मैं आपको बताता हूं कि जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था ना बेटा, कैलेंडर, जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था, फर्स्ट डे, वो था बेटा मंडे। सबसे पहला दिन कैलेंडर का मंडे था, मंडे। पहला दिन मंडे था कैलेंडर का, ठीक है। जो दूसरा दिन था ना बेटा, वो था ट्यूसडे, दूसरा दिन। तीसरा जो दिन था कैलेंडर का, वो था वेडनेसडे। चौथा जो दिन था कैलेंडर का बेटा, वो था थर्सडे। पांचवा जो दिन था कैलेंडर का, वो था फ्राइडे। छठा दिन कैलेंडर का था सैटरडे। अच्छा, छठा दिन। सातवां दिन तो था बेटा, वो था संडे। अब जो कैलेंडर का आठवां दिन था, वो मंडे था। आठवां दिन बेटा मंडे था। नवां दिन ट्यूसडे। 10वां, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15वां दिन, फिर 16वां दिन। यानी कि ये साइकिल चलती चली गई, चलती चली गई। कितने दिन बाद रिपीट हुई ये साइकिल? 7 दिन बाद रिपीट हुई, 7 दिन बाद। इसीलिए इन 7 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा था उसको हमने ऑड डेज बोल दिया, है ना। जो भी 7 के अलावा एक्स्ट्रा था उसको हमने ऑड डेज बोल दिया। बेटा 7 का मतलब होता है 0, हम इसको 7 14 की जगह 0 बोल सकते हैं। तो कैलेंडर में बेटा जो पहला दिन था वही 8वां दिन था, वही 15वां दिन था, वही 22वां दिन था। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू 1 है। 7 एकम 7 तब भी 1 बचेगा, 7 दूनी 14 तब भी 1 बचेगा, 7 तिया 21 तब भी 1 बचेगा। तो जिस नंबर का रिमाइंडर 1 बचा उसकी वैल्यू 1 के बराबर, जिसका रिमाइंडर 2 उसकी वैल्यू 2 के बराबर। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए 7 का ही रिमाइंडर निकाला जाता है हमेशा, क्योंकि कैलेंडर में पहले ही 7 दिन थे, उसके बाद जो भी दिन आए वही रिपीट होने लगे। तो 7 दिन को ही हमने एग्जैक्ट फिक्स किया। 7 के बाद के दिन को हमने बोला एक्स्ट्रा डेज, दैट इज ऑड डेज, विषम दिन। ठीक है। हाँ जी, आप समझ गए 7 से ही क्यों किया, 5 से क्यों नहीं किया? चलिए अब आप एक काम करो, मैं लिखूंगा बेटा दिनों की संख्या। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिनों की कुल संख्या। आप मुझे निकाल के बताना ऑड डेज। ठीक है, 15, 28, 29, 30, 31,
365, 366, 50 वीक्स। बताओ 15 दिन में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 365, 366, 50 वीक्स। और डेज की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से। कैलेंडर बना कब था? 1 जनवरी 001 को, 0001 को। बेटा सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे हम, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरे चैप्टर के अंदर सारी चीजें एकदम फैक्ट्स के साथ पढ़ रहे हैं हम, एकदम फैक्ट्स कंसेप्ट्स के साथ। लीप ईयर को पहचाना, कितने लीप ईयर थे, ऑड डेज क्या है, सब ये कंसेप्ट है जो हम डेली पढ़ते हैं, डेली देखते हैं। चलिए साहब, तो मेरे भाई 15 को हम जब 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 चौक 28, कितना बचा? 0। 7 चौक 28, कितना बचा? 1। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 7 चौक 28, कितना बचा? 3। 7 पंजे 35 बचा 1। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 पंजे 35 बचा 1। 7 दूनी 14 बचा कितना? 2। वीक्स, बेटा वीक को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है, हमेशा 0। एन नंबर ऑफ वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है, और जब ये वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा तो जब भी आप 7 से भाग दोगे रिमाइंडर आपका 0 ही बचेगा हमेशा। इसका मतलब ये जो 28, 29, 30, 31 है बेटा, ये है मंथ्स। तो 28 तारीख का जो महीना है उसके 0 ऑड डेज होते हैं, 29 तारीख के महीने के 1 ऑड डे, 30 महीने के 2 ऑड डे, और 31 तारीख के महीने के 3 ऑड डे होते हैं। ये है बेटा नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है, और ये है लीप ईयर, लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। और ये है वीक्स, वीक्स में बेटा ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं, वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। ये रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, कहीं भी रट्टा मत लगा लेना, कंसेप्ट है सबके पीछे। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। बस पता चले, रट्टा लगा के बैठ जाओ, है ना, कोई कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं है, सबके पीछे कंसेप्ट है एकदम। मंथ्स, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और वीक्स। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, बताओ एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो बेटा एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। ठीक है, जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? जनवरी होता है बेटा 31 का महीना। जैसे अगर मैं आपसे मंथ्स की पूछूं, है ना, अगर मैं आपसे मंथ्स की पूछूं तो बेटा टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, है ना, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये बातें तो आपको पता है कि नहीं? अबे ये नहीं सुना तुमने कभी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो ऊपर है वो बेटा 31 है, और जो नीचे है वो 30th है ना, ऊपर 31, नीचे 30। और वैसे भी ये अल्टरनेट होते हैं, 31, 30, 31, 30, 31, ये अल्टरनेट होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये यूनिवर्सल मेथड है। देखो अल्टरनेट है, 31, 30, 30 माने 28 मान लो, 31, 30, 31, 30, 31, 30। लेकिन बस जनवरी, सॉरी, जुलाई और अगस्त ये दोनों लगातार 31, 31 के हैं। फिर अल्टरनेट 30, 31, 30, 31। तो ये अल्टरनेट चलते हैं बस जुलाई अगस्त को छोड़कर। तो बेटा अगर आपसे पूछे बताओ हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अप्रैल, अप्रैल में कितने ऑड डेज होंगे? तो बेटा 2। अब रटोगे थोड़ी इसको। जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी के 0 या 1, मार्च के ऑड डेज 3, मई में कितने हो गए? 3 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, 2 3 3 2 3 2 3। नोट डाउन कर लो इसको। तो ये मंथ्स के ऑड डेज होते हैं।
ऑड डेज क्यों निकाले गए हैं, ऑड डेज का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों निकाल रहे हैं हम ऑड डेज, इसका यूज क्या करेंगे हम इस चैप्टर में। देखो बेटा, ऑड डेज की हेल्प से ना हम पूरा कैलेंडर सॉल्व कर देंगे। कंप्लीट कैलेंडर हमारा सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज, पूरा का पूरा कैलेंडर। फिलहाल मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक सी चीज बताता हूं कि ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है ना, बहुत एक बेसिक सी चीज। जैसे टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है ना, आज गुरुवार है। बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज देख रहे हैं, टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भैया, व्हाट इज द डे आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज गुरुवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यदि आज गुरुवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है ना, 15 दिन बाद चलेंगे घर पर, वहां कौन सा दिन है, आज गुरुवार है तो मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व करने हैं, आप हर डेज को ऑड डेज में कन्वर्ट कर लो, डेज हो, मंथ हो, ईयर हो, आप हर चीज को ऑड डेज में बदल डालो। 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बचा ना। अब मैंने आपसे पूछा 15 दिन बाद कौन सा दिन है, आप हमेशा याद रखना, अगर आप कैलेंडर में आगे जाते हो, तो आप निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देना, और अगर आप कैलेंडर में पीछे जाते हो, है ना, तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देना। फ्यूचर की डेट बताने पर प्लस, प्रीवियस डेट बताने पर माइनस। तो हम 15 दिन बाद का दिन बता रहे हैं, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर देंगे, तो थर्सडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो अगर आज गुरुवार है तो आज के 15 दिन बाद शुक्रवार होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है मेरे भाई, फ्राइडे होगा। इफ टुडे इज थर्सडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 23 डेज, 23 दिन बाद क्या होगा, बिफोर 22nd डेज, 22 दिन पहले क्या था, बिफोर, आफ्टर 60 वीक्स, 60 हफ्ते बाद क्या होगा, आफ्टर 60 वीक्स, है ना, 60 हफ्ते बाद क्या होगा। तो हम 2-2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, 2-2 सेकंड में, 2-2 सेकंड्स में हम आंसर दे सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 23, 7 या 21 बजा कितना, 2, आगे जा रहे हैं तो +2 कर दो, थर्सडे +2, फ्राइडे सैटरडे, आंसर हो गया। ठीक है, 7 या 21 बचा कितना, 1। कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस, थर्सडे -1, वेडनेसडे। ठीक है मेरे भाई, वीक्स में ऑड डेज होते हैं 0, थर्सडे +0 थर्सडे, थर्सडे +0 थर्सडे। ठीक है मेरे भाई, थर्सडे +0 थर्सडे। तो जितने भी दिन हो, महीने हो, साल हो, आप सिंपल उसको ऑड डेज में कन्वर्ट कर दो, महीने, दिन, साल को। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दो। और देखो, और इसका यूज समझाता हूं मैं आपको। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का, हमने कितने क्वेश्चन किए अभी तक, 4 क्वेश्चन किए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, तो 5वां क्वेश्चन डाल सकते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। अब लिखो छठा क्वेश्चन लिखो, और मैं आपको प्रैक्टिकली यूज बताता हूं ऑड डेज का। जैसे 3 सितंबर है आज, 3 सितंबर को थर्सडे है ना। अब हमें जरूरत पड़ जाती है भाई साहब कि इस महीने 25 तारीख का कौन सा दिन है, इस महीने 25 तारीख का कौन सा दिन है। जरूरत नहीं पड़ती रियल लाइफ में कि आज अगर थर्सडे है तो इसी महीने 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसी महीने 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बेटा कुछ मत करो, सिंपल, 3 और 25 में कितना दिन का अंतर है, 22 दिन का अंतर है। 22 का मतलब 7 या 21 कितना बचा, 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, थर्सडे +1 फ्राइडे। तो अगर इस महीने 3 तारीख का थर्सडे है तो इसी महीने 25 को बेटा फ्राइडे होगा। तो हमें जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ती है ना ये चीजें, कि अच्छा आज सोमवार है तो 26 तारीख को चलेंगे हम घूमने, 26 को दिन क्या है, कंफ्यूज हो गए।
तो बस गैप निकालो और खत्म कहानी। हाँ, अगर किसी महीने अगर किसी महीने 1 तारीख को, जैसे अगर अगर 1 जनवरी को सैटरडे था, अगर 1 जनवरी को सैटरडे था तो उसी महीने 31 जनवरी का क्या होगा, है ना? उसी महीने 31 जनवरी का क्या होगा? तो मेरे भाई 1 31 में कितना अंतर, 30 का अंतर, 30 में कितने और डे, 7 चौक 28, कितना बचा, 2। कैलेंडर में आ गया यार +2, सैटरडे +2, संडे मंडे। तो बेटा जनवरी का अगर पहला दिन सैटरडे है तो आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन मंडे होगा। तो हम किसी भी मंथ में किसी भी डेट से किसी भी डेट पर कुछ ही सेकंड्स में जंप कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में जंप कर सकते हैं। सेकंड्स का खेल होता है, सेकंड्स का। किसी महीने 28 तारीख को वेडनेसडे था, किसी महीने 28 तारीख को वेडनेसडे था, उसी महीने बताओ 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी महीने 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये बताओ। उसी महीने अगर 28 को वेडनेसडे था तो उसी महीने 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? 28 और 6 कितने दिन का अंतर, 22 दिन का अंतर, 7 से 21 कितना बचा, एक। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? पीछे। वेडनेसडे -1, वेडनेसडे -1 ट्यूसडे, वेडनेसडे -1 ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर 3 सितंबर का थर्सडे है तो ये बताओ 25 दिसंबर का क्या होगा? अगर सर 3 सितंबर 2020 को थर्सडे है तो ये बताओ 3 सितंबर 2025 को क्या होगा? तो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ऑड डेज के वो क्वेश्चन कराए जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम महीना भी बदल देंगे, साल भी बदलेंगे। लेकिन फिलहाल हमने वो किए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हाँ, यही सोच रहे थे सर हम। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको कहने की मुझसे जरूरत नहीं है कि आपको डाउट क्या है। सारे डाउट्स आपके हमारे जहन में है, जिसका उत्तर हम जरूर देंगे। हाँ जी, तो आज जो हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा, इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं, बस आप लोगों का प्यार है बेटा। तो आज जो हमने इस चैप्टर में +1 कैसे किया बेटा, हम आगे जा रहे हैं ना, आगे 3 तारीख से 25 तारीख पे जा रहे हैं, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो निकालेंगे ऑड डेज को प्लस। 1 से 31 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो निकालेंगे ऑड डेज को प्लस। लेकिन 28 से 6 हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो निकालेंगे ऑड डेज को माइनस। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। तो आज की क्लास में जो हमने इस चैप्टर में सीखा वो 3 चीजें सीखी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। लीप ईयर को पहचानना, टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना, और व्हाट इज ऑड डेज, विषम दिन होते क्या है। अब विषम दिन का थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल यूज भी किया यहाँ पर, हालांकि ये यूज प्रैक्टिकल भी और ये यूज एग्जाम से रिलेटेड भी है, लेकिन बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बाकी हैं इस चैप्टर में, जिसको हम मेरे ख्याल से कल पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ जी, तो बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे ताकि अच्छे से चीजें डाइजेस्ट हो जाएं। नहीं? हाँ जी, तो मुलाकात करते हैं अब हम आप लोगों से कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।